हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर एजुकेशन पेपर सेकंड माइलस्टोन्स एंड न्यू डिमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग एंड रोल, इंट्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ चेंजेस। यानी कि गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परिवर्तन का अर्थ और भूमिका, परिचय, परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसमें हम नव गतिशील परिवर्तन, विकास से संबंधित परिवर्तन और समस्थिति संबंधी परिवर्तन डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है गाइज हमारा नवाचार, जिसका है अर्थ और भूमिका, इनोवेशन, मीनिंग एंड रोल। सो गाइज, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम नवाचार देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। परिवर्तन से ही सृष्टि में नवीनता आती है। प्रतिक्षण सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। पेड़ों पर मृदु कोपलें निकलती हैं जो हरे पत्तों का रूप धारण करती हैं। हरे पत्ते पीले पत्तों में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर पीले पत्ते भी सूखकर झड़ जाते हैं और इनके स्थान पर फिर नए पत्ते आ जाते हैं। पेड़ों की टहनियों पर पहले नन्ही कालिकाएं पादुभूत होती हैं। वे सुंदर सुगंधित पुष्प का रूप धारण करती हैं। पुष्प पहले मुरझाता है और फिर सूखकर हवा के झोंकों से बिखर जाता है। प्रकृति की यह नित्य नई नवीनता हमें सदा आकर्षित करती रहती है। प्रकृति की इस चिर नवीनता की पृष्ठभूमि में परिवर्तन की प्रमुख भूमिका रहती है। यह परिवर्तन प्रकृति तक सीमित नहीं, समाज में भी प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। पुरानी मान्यताओं का स्थान नवीन मान्यताएं ले रही हैं। पुरातन विचार जा रहे हैं, नूतन विचार आ रहे हैं। पुरातन मूल्यों का स्थान नूतन मूल्य ग्रहण कर रहे हैं। जल स्थिर रहेगा तो सड़ेगा ही, जल का प्रवाह जारी रहेगा, अर्थात पुराने का जल का स्थान नया जल लेता रहेगा, तो जल शुद्ध बना रहेगा। इसी प्रकार जो समाज स्थिर यथावत स्थिति में बना रहना चाहता है, नवीन विचारों को ग्रहण नहीं करता, वह जीवित नहीं रह सकता। नए नए विचारों को ग्रहण करने से समाज को नया जीवन प्राप्त होता है, उसमें नई स्फूर्ति आती है और वह सदा अग्रणी स्थान प्राप्त करता है। एक ऐसी विशेषता सामाजिक परिवर्तन में पाई जाती है जो सृष्टि परिवर्तन में लक्षित नहीं होती। व्यवस्थित रूप से सामाजिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। अपेक्षित परिवर्तनों से शिक्षा में नवीन चेतना आती है, नई स्फूर्ति आती है। ये परिवर्तन शिक्षा में नवीनता लाते हैं और शिक्षा आगे की ओर बढ़ती है। शिक्षा प्रगति पथ की ओर अग्रसर होती है। विधि को की कैसी विडंबना है कि भारतवर्ष में सामाजिक परिवर्तन में जो गति आई है, उसकी झलक शिक्षा के क्षेत्र में परिलक्षित नहीं होती। इस क्रम में शिक्षा बहुत पिछड़ गई है। यदि शिक्षा को समाज के साथ साथ चलना है तो ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। शिक्षा में नए विचार लाने होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में नई नई विधियाँ अपनानी होंगी, शिक्षा के द्वारा नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। यहाँ पे गाइस स्टेटमेंट दिया हुआ है, विश्व में तकनीकी दृष्टि से जो प्रगति हो रही है उसे ध्यान में रखकर शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक जिन नवीन साधनों के द्वारा शिक्षा में सुधार ला रहे हैं, उन्हें शैक्षिक सदाचार, एजुकेशनल इनोवेशन कहा जाता है। सो गाइज, ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत इजी लैंग्वेज में है गाइज, आपको एक वर्ड आई होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे इसमें अगर इसकी हम समरी देखें तो यही है, इसमें बात की गई है कि जो परिवर्तन है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन होता ही रहता है, हमेशा होना भी चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें जाती हैं तभी तो नई चीज़ें आती हैं, इन्वेंशंस होते हैं गाइस। तो इसमें ये बात की हुई है कि परिवर्तन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमेशा होता भी रहता है और होना भी चाहिए। ये समाज को गतिशील रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है गाइस। अब चलिए देखते हैं परिवर्तनों की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ चेंजेस। परिवर्तन के द्वारा ही नवाचार, इनोवेशन लाया जा सकता है। परिवर्तनों की प्रक्रिया पर विचार करते समय प्राध्यापक गुवा ने परिवर्तनों का वर्गीकरण निम्न 3 भागों में किया है। फर्स्ट है नवगत्यात्मक परिवर्तन, न्यू मोबिलिस्टिक चेंजेस। ये परिवर्तन चेतन स्तर पर होते हैं, अर्थात इन्हें जाना जा सकता है। इन परिवर्तनों में 2 तत्व रहते हैं, योजना, प्लानिंग का तत्व, और सेकंड है सचेतन तत्व, कॉन्शियस एलिमेंट। प्राध्यापक गुवा का कथन है कि ये परिवर्तन सर्वदा नवीनता की ओर अग्रसर होते हैं। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वहाँ वह समाज का अंग भी है। इसलिए वह अपना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का विकास करना चाहता है। इसलिए वह नवीन विचारों को अपनाता है और नई दिशा की ओर अग्रसर होता है।
यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट की जाती है। अजमेर के एक विद्यालय में अंतिम कालांश में खेल हुआ करते थे। प्रधानाध्यापक के पास यह शिकायत पहुंची कि अधिकांश छात्र खेल के मैदान की ओर न जाकर घर भाग जाते हैं। प्रधानाध्यापक ने स्थिति को सुधारने के लिए पाठशाला की समय सारणी में परिवर्तन कर दिया। भिन्न भिन्न कक्षाओं का खेल का घंटा बीच के कालांशों में रख दिया। अब विद्यार्थी खेलों में भाग लेने लगे। ऐसे परिवर्तन को नवगत्यात्मक परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ पे गाइस से बहुत अच्छे से उदाहरण दे के समझाया हुआ भी है कि जो हम सोच समझकर जानबूझकर परिवर्तन लाते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करते हैं अपनी शिक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए, तो ये हो गया हमारा नवगत्यात्मक परिवर्तन। ये चेतन रूप में होता है, मतलब ये चेंजेस हम जानबूझकर करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया प्रोसेस का। सेकंड देखते हैं। सेकंड है गाइज हमारा विकास संबंधी परिवर्तन, चेंजेस पर्टेनिंग टू वॉल्यूशन। ये परिवर्तन अचेतन स्तर पर होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया गाइज, पहले वाला जो हमारा परिवर्तन था वो चेतन रूप में होता था और ये वाला परिवर्तन जो है ये अचेतन स्तर पर होता है। अतः उनको समझना, उनकी पहचान करना तथा उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना अत्यंत कठिन होता है। हम इस परिवर्तनों को जान सकें या ना जान सकें, समय के प्रवाह में ये निरंतर जारी रहते हैं। उदाहरण स्वरूप नदियों के प्रवाह में बदलाव आता रहता है, समुद्र में उतार चढ़ाव होता रहता है, पर्वतों में परिवर्तन आता रहता है, परंतु वर्तमान काल में रहने वाले व्यक्ति को उसकी कोई जानकारी नहीं हो पाती। अपने परिवार में भाई बहन माता पिता साथ साथ रहते हैं। काल के प्रवाह में उनका रंग रूप और शारीरिक बल परिवर्तित होता रहता है, परंतु परिवार के सदस्यों को इसका पता नहीं चल पाता। हमें जानकारी हो या ना हो, परिवर्तन का एक कर्म प्राकृतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर जारी रहता है। केवल इतिहासवेत्ता ही इन परिवर्तनों को समझने और उनका मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकते हैं। सो गाइज ये वाला परिवर्तन ऐसा है, विकास संबंधी परिवर्तन जो है, विकासवादी परिवर्तन भी बोलते हैं इसे, कि इसमें परिवर्तन तो होता है बट ये परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता, बस ये होता रहता है। मतलब जैसे अचेतन स्तर पर होता है। हमने फर्स्ट ही लाइन में देखा है कि जैसे इसमें बताया हुआ है कि नदियों में प्रवाह होता रहता है, समुद्र में उतार चढ़ाव होता रहता है, ये सभी। तो मतलब इसमें जो परिवर्तन है वो हमें साफ तौर पर नज़र नहीं आता है, बट परिवर्तन होता है। ये हो गया हमारा विकास संबंधी परिवर्तन। सेकंड हो गया हमारा, थर्ड देखते हैं हम, संतुलन संबंधी परिवर्तन, चेंजेस ऑफ होमोस्टैटिक नेचर। संतुलन संबंधी परिवर्तन चेतन और अचेतन दोनों स्तर पर हो सकते हैं। वे ज्ञात भी हो सकते हैं और अज्ञात भी। इन परिवर्तनों की एक विशेषता है, ये तभी घटित होते हैं जब इनकी आवश्यकता हो, इनको गति देने वाला कोई कारण हो, इनको प्रेरित करने वाला कोई प्रेरक हो। इस प्रकार के परिवर्तन को प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन भी कहा जाता है। व्यक्ति को जब कोई आवश्यकता होती है तो वह तनाव की अनुभूति करता है, तब उसमें एक प्रकार का संतुलन आ जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन से व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति तो होती ही है, उसका संतुलन भी दूर हो जाता है, सारा तनाव दूर हो जाता है और व्यक्ति संतुलन की अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के परिवर्तन का संबंध मूल प्रवृत्तियों के साथ रहता है, स्वचालित होता है, इसमें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण स्वरूप अनुराधा को प्यास लगी है, इसका तात्पर्य है अनुराधा की देह में जल से प्राप्त होने वाले तत्वों में न्यूनता आ गई है। इसकी न्यूनता अथवा पानी की आवश्यकता की स्थिति उसमें तनाव पैदा करती है, वह असंतुलित अवस्था में आ जाती है, इससे परिवर्तन आता है। अनुराधा प्यास बुझाने के लिए पेय पदार्थों के उन्मुख होती है। पेय पदार्थों का पान कर लेने पर अनुराधा फिर से संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो गाइस ये वाला हमारा परिवर्तन जो है ये चेतन अचेतन दोनों को मिलाकर होता है। इसमें यानी कि कोई चीज़ हमें पता होती हैं, जानबूझकर हो जाती हैं, हम सोच समझकर कोई चीज़ करते हैं, बट कोई चीज़ ऐसी होती हैं जो हम जान बूझ कर नहीं करते, बट उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड, संतुलन संबंधी परिवर्तन। आई होप सो गाइज आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। फर्स्ट है गाइज हमारा जो था हमारा प्रोसेस, उसमें था हम जानबूझकर परिवर्तन कर रहे थे, मतलब हम किसी चीज़ को बदलना चाह रहे थे। सेकंड आया हमारा परिवर्तन, उसमें गाइज अचेतन स्तर पर परिवर्तन हुआ, यानी कि परिवर्तन तो हो रहा था बट हमें साफ तौर पर नज़र नहीं आ रहा था, बट परिवर्तन लगातार चल रहा था। थर्ड आया गाइज हमारा संतुलन संबंधी परिवर्तन, जिसमें चेतन अचेतन दोनों स्तर शामिल थे। कभी हम चेतन स्तर पर कोई परिवर्तन करते थे, कभी अचेतन स्तर पर करते थे। सो गाइज ये दोनों को मिलाकर है।
तो आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। नीचे प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है या नहीं। सो गाइस, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवाचार को। नवाचार यानी कि इनोवेशन क्या है, इसकी परिभाषा है, विशेषता है, प्रकार। सो गाइस स्टे ट्यून, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं चैनल पर, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। सो गाइस आप चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस, ताकि आपको चैनल की सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। टेक केयर, गुड बाय।